जितने भी लेबर होते हैं, जितने भी श्रम होते हैं, क्या सबके काम करने की कुशलता या फिर उसकी वर्किंग इफिशिएंसी क्या एक जैसी होती है? समझने के लिए जब भी आपको जाना है तो पहले देखना है हर डायग्राम का कुछ ना कुछ अजम्पशंस होता है। वाई का प्रोडक्शन जितना इकाई आप घटाते हो वही होता है एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब जब हम एक्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो क्या वाई का प्रोडक्शन में ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा पहले की अपेक्षा? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो एमओसी बढ़ रहा है। एक्स वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन बढ़ाने पर वाई वस्तु की जितनी इकाई का त्याग करना पड़ता है, त्याग की वो मात्रा हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का बिहार कॉमर्स बाय बीडब्ल्यू चैनल पर। और आज हम लोग पीपीसी करने वाले हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, यानी उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। और आज की क्लास में हम क्लास 12 के बच्चों के लिए डिटेल में करने वाले हैं इस वाले टॉपिक को, जो बार बार आप देख करके डर जाते हैं। अब पूरी तरीके से डर को ही खत्म कर देना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी, आप इसे पीपीएफ भी कह सकते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सेम बातें हैं। ये देखोगे यहां पर सबसे पहला कि चैप्टर कौन सा रहता है सर, किस चैप्टर में ये टॉपिक आता है, तो मैं पूरा चैप्टर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पीपीसी के ऊपर में, जो आप लोगों से वादा किया था। आप ही लोगों का डिमांड था ना सर, हर चैप्टर का हमें डायग्रामेटिक चाहिए, तो डायग्रामेटिक यहां पर बातें करने वाले हैं। मतलब पूरे पूरे चैप्टर में कौन कौन सा डायग्राम आया है। तो चैप्टर का नाम यहां पर है परिचय, और परिचय वाले चैप्टर में जो सिर्फ डायग्रामेटिक टॉपिक है उसकी बातें हम करेंगे। हालांकि हमने वन शॉट बना रखा है, तो कंप्लीट आप डिटेल जाकर के भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन से आप परिचय वाला चैप्टर का वन शॉट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ डायग्रामेटिक करने का ठाना है, ये ठान लिया है कि बिहार बोर्ड में इस बार भौकाल मचाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहां पर देखोगे कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में। चूंकि डायग्रामेटिक है तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, फिर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और पूरा का पूरा डायग्राम आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आपने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ठीक से समझा ही नहीं, तो पूरा झमेला यहां पर छुपा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी को इस अंदाज में समझेंगे कि कभी आप भूलोगे नहीं। तो जरा शुरुआत करते हैं। यहां पर बेसिक सा फंडा है भैया, पहले ये समझने की कोशिश करिए कि जितने भी लेबर होते हैं, जितने भी श्रम होते हैं, क्या सबके काम करने की कुशलता या फिर उसकी वर्किंग इफिशिएंसी क्या एक जैसी होती है? ना 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 ना, क्यों नहीं? क्योंकि भैया सबके काम करने की क्षमता, काम करने की योग्यता, काम करने की कुशलता अलग अलग होती है। उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ अलग है। और इसीलिए हर मजदूर की ताकत, हर मजदूर की क्षमता, हर मजदूर का एक्सपीरियंस यानी उनका अनुभव, सब चीजें अलग अलग होती है। और इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि सारे लेबर को वही काम करने चाहिए जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ बात मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लेबर जिस काम में एक्सपर्ट है वही करना चाहिए, बल्कि ये एडम स्मिथ पहले ही कह गए हैं, जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। वो कहते थे लेबर डिवीजन थ्योरी, यानी जो काम जिस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से संपन्न, हमें वो काम उसी व्यक्ति को सौंपना चाहिए, उसी व्यक्ति को दे देना चाहिए। इससे दो फायदे बड़े होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है कि कॉस्ट को हम कम से कम कर पाते हैं, यानी कि कॉस्ट का मिनिमाइजेशन हो पाता है, जो कि एक प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक हमेशा चाहेगा कि कम से कम खर्चे में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो जाए। और दूसरा फायदा यह है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विस की क्वालिटी बेस्ट होगी, क्योंकि उस मजदूर ने, उस इंसान ने उस प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट किया है जो उस फील्ड में पहले से ही एक्सपर्ट है, माहिर है। तो जरा इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहां पर सीखते हैं, क्या हमारी दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, क्या ये सभी के लिए इफिशिएंटली वर्क करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मान लो एक हमारे पास थ्रेसिंग मशीन है, जिससे कि धान वगैरह की बालियां निकाली जाती है, तो वो मशीन क्या सिर्फ धान की बालियां निकाल सकता है या गेहूं की भी? तो भैया गेहूं का भी निकाल सकता है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि उसकी ज्यादा अच्छा जो वर्किंग इफिशियंसी है वो हो सकता है धान झाड़ने के लिए ज्यादा अच्छा होगा, जैसे किसान लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो अलग अलग मशीनों का।
अब हर मशीन कई बार क्या होता है, ये मशीन सिर्फ इसी काम को कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता, कई बार ऐसा भी होता है। तो यहां पर इस कंसेप्ट को अभी से ही ध्यान में रखना है कि हर मशीन की कैपेसिटी अलग, हर लेबर की क्षमता और उसकी कार्य करने की कुशलता अलग। दो बातें क्लियर हैं। अब रॉ मटेरियल पर बातें करते हैं। जो भी कच्चा माल होता है, क्या ये सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से यूज किए जाते हैं? नहीं, क्योंकि आप ध्यान जानते हो, अगर हमें समोसे बनाना है तो उसके लिए आलू लगेगा, ठीक है जी, उसके लिए मैदे लगेंगे, ठीक है जी, क्लियर है ना, मेन मटेरियल हमारा ये है। लेकिन वहीं पर अगर हम कहते हैं कि ना 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 ना, हमें आलू चॉप तैयार करने हैं, बड़ा फेमस है, तो यहां पर जो है वो हमें क्या लगने वाले हैं, हमें लगने वाले हैं बेसन और हमें लगने वाले हैं आलू। मतलब आलू का प्रयोग समोसे बनाने में भी किया जा रहा है और आलू चॉप बनाने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन दोनों जगह पर हम जो है वो थोड़े मटेरियल को भिन्न कर रहे हैं, यानी समोसे बनाने के लिए हम मैदे का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो आपका आलू चॉप था उसको बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, फिर हमने मैदे के स्थान पर बेसन का इस्तेमाल किया। दैट मीन्स कि मटेरियल थोड़े बहुत भिन्न जरूर होते हैं अलग अलग तरह की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उस कंसेप्ट की जिससे कि आप लोगों को हमेशा डर लगता है। अगर मैं यहां पर कह दूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन आप शुरुआत में मत पढ़ो, तो क्या आप मानोगे? आप कहोगे सर पहले तो डेफिनेशन ही पूछता है, लेकिन जब आपको समझने की बारी आती है ना, तो भैया ये डेफिनेशन जो है ना पूरे कंसेप्ट को निचोड़ करके लिखा जाता है, और इसीलिए शुरुआत डेफिनेशन से समझने के लिए कभी तो नहीं करना चाहिए। समझने के लिए जब भी आपको जाना है तो पहले देखना है हर डायग्राम का कुछ ना कुछ अजम्पशंस होता है, या फिर हो सकता है कि उस थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं उस अजम्पशंस के बेस पर टेबल एंड डायग्राम आपको करने हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेबल पर, डायग्राम पर, लेकिन उससे पहले हमें एजम्पशन समझना होगा। यानी कि इकोनॉमिक्स ने अगर ये कंसेप्ट दिया है पीपीसी, तो इसके पीछे किन किन चीजों को उन्होंने मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। और ऐसा इसलिए अज्यूम किया जा रहा है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट समझने के बाद। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको पीपीसी से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला। जैसे कि आप देखो, देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में जितने भी संसाधन है वो उसको लिमिटेड मान लिया जाता है। इसी तरीके से एक देश में कोई संसाधन कितना है वो बिल्कुल फिक्स मान लिया गया। अब उसमें कोई तरह का चेंज नहीं करना है। हालांकि हम जानते हैं रिसर्च इन्वेस्टिगेशन दुनिया के अंदर में चलता रहता है, देश के अंदर में चलता रहता है, और नए नए संसाधनों का पता भी चलता रहता है। तो हमें यहां पर ये नहीं करना है। हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो संसाधन है वो बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी आर फिक्स्ड। दूसरा, कि उत्पादन की तकनीक भी अस्थाई मान लिया गया है, स्थिर मान लिया गया है। यानी कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, या फिर ये फिक्स है, चेंज हो ही नहीं सकता। ये मान लिया गया है कि चेंज नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, थोड़ा एडवांसमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आते हैं, दुनिया के अंदर में तकनीकी प्रगति होती है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये बिल्कुल मान लो फिक्स है, अब तकनीक चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मान लिया गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या, जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, उसका पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है। मतलब जितने भी आपके पास संसाधन है, जितने भी आपके पास संसाधन है, उसका बिल्कुल निचोड़ करके इस्तेमाल करना है, बेकार नहीं जाने देना है। सो फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेस का। नेक्स्ट एजम्पशंस कह रहा है कि केवल यहां पर मान लिया गया है कि दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अनुसार, थोड़ी बातें यहां पर डायग्रामेटिक प्लॉट करना है हमें, इसलिए बात समझिए। ये हमारा क्या रहा, एक्स एक्सिस, ये भी हमारा एक्स एक्सिस, लेकिन एक साइड हमारा इधर जो है राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही वाई एक्सिस जो ऊपर होता है ये पॉजिटिव होता है, और नीचे की साइड में जो वो नेगेटिव होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास प्रोडक्शन करने की बात है, तो क्या हम प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव में करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कभी भी हम ऋणात्मक में प्रोडक्शन नहीं करते। जब भी करते हैं हकीकत में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होता ही है। सो हम पॉजिटिव एक्सिस लेकर के इसीलिए चलेंगे, और इसी पर कभी हम बनाएंगे कनकेव पीपीसी यानी कि अवतल, कभी बनाएंगे कन्वेक्स पीपीसी यानी कि उत्तल, और कभी बनाएंगे हम स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पीपीसी। तो समझ रहे हो यहां पर, अब ऐसा क्यों बनेगा कनकेव, क्यों बनेगा कन्वेक्स, क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन, लास्ट में जवाब मिल जाएगा आपको। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में पीपीसी का अगला जंक्शंस क्या है। अगला मान्यता यह है कि संसाधन एक वस्तु के उत्पादन से हटा करके दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाया जा सकता है, यानी रिसोर्सेस कैन बी डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अनदर। बात समझ रहे हो? यानी हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे जो संसाधन है,
उसको एक जगह से हटा करके हम वही रिसोर्सेस दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक रिसोर्स के तौर पर हूं। अभी आप लोगों के लिए हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। मैं एक रिसोर्स हूं, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं क्लास 12th के लिए। अगर मैं ये काम अभी नहीं करता तो मेरे पास दूसरा मौका था कि मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए काम करता। बात समझ गए होगे? तो यहां पर बातें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि एक रिसोर्स को एक टाइम में एक ही जगह पर लगाया जा सकता है, 2 अलग-अलग और 10 अलग-अलग जगहों पर नहीं। जैसे मैं अभी यहां पर वर्क कर रहा हूं क्लास 12th के लिए, तो मैं क्लास 12th में लग गया तो क्लास 11th का काम नहीं हो पाएगा इसी टाइम में। समझ गए क्या? तो वही रिसोर्सेस हम यहां पर क्या करें, मैं खुद को ट्रांसफर कर सकता हूं ना क्लास 12th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए। मतलब कभी मैं वो काम कर लेता हूं 11th का, कभी मैं आपके लिए काम कर लेता हूं 12th का। तो ऐसे मैं एक रिसोर्स हूं और मैं दोनों काम को देख सकता हूं जहां जैसे जरूरत है। वैसे ही यहां पर कह रहा है कि रिसोर्सेज जो भी हैं वो तो लिमिटेड है, हमें पता है। लेकिन वही रिसोर्स आप चाहते हैं कि इसके प्रोडक्शन में लगा दूं तो लगा सकते हो। कहते हैं ना 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 उस उधर प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं उसमें कम कर दो, तो वहां से रिसोर्स हमें जो हो कुछ लेना पड़ता है और दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में लगा देना पड़ता है। समझ गए? तो यही मान्यता यहां है। सभी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। यानी ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। क्या बोला? दुनिया के तमाम लोग जो एक काम में एक्सपर्ट हैं, क्या वो दूसरे काम में भी एक्सपर्ट होंगे? क्या इसकी गारंटी है? सामान्यतः ऐसा तो नहीं देखा जाता। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोई एक काम बहुत एक्सपर्ट के साथ कर रहा है, तो दूसरा भी काम क्या उतना ही एक्सपर्टीज के साथ करेगा? क्या ये गारंटी है? नहीं। जनरली होता क्या है, जैसे मान लो मैं इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स भी आता है और मुझे बाकी कुछ अब हमारे जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं वो भी हमें आते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे बीएसटी, एपीएस, ठीक है जी, इनके भी हमें अच्छे खासे नॉलेज है। लेकिन क्या मैं सारे सब्जेक्ट में समान रूप से एक्सपर्ट हूं? नहीं। सारे सब्जेक्ट में समान रूप से माहिर और एक्सपर्ट नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे ही हर व्यक्ति और हर कारीगर, हर मजदूर एक काम में अगर ज्यादा एक्सपर्ट है तो दूसरे काम में उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता। हम एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे, एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं। और एक्सपर्टीज का मतलब यहां पर साफ तौर पर समझ गए होंगे कि अगर हम एक काम को बहुत रुचिपूर्ण, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, तो वहीं दूसरे जगह पर हम उतने बेहतरीन तरीके से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा उसमें ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल नहीं होता। समझ गए होंगे? तो ऐसे ही दुनिया के सारे जो रिसोर्सेस हैं वो वैसे ही इफिशिएंट है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, नेचुरली ये चीजें समझने की कोशिश करना। एक हमारे पास खेत है और इस खेत में हम अगर लगाते हैं चावल, ठीक है जी, चावल लगा दिए, तो चावल का पता है प्रोडक्शन कितना हो जाता है? 100 केजी प्रोडक्शन हो जाता है चावल का। लेकिन अगर इसी खेत में हम चावल नहीं लगा करके मान लीजिए कि हम गेहूं लगा देते हैं, तो पता है गेहूं कितना उपज हो पाता है? मात्र 60 केजी उपज हो पाता है। समझ पा रहे हो? मतलब कि चावल हमने अगर इस खेत में लगा दिया तो 100 केजी हो जाता है, और वही हम इसी भूमि में अगर हम गेहूं लगा देते हैं तो केवल 60 केजी उपज हो पाता है। भैया ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि ये हमारा भूमि तो वही है, लेकिन एक हमारा उपज ज्यादा हो सकता है और दूसरा उपज हमारा कम हो पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है जो चावल के लिए जो हमें इसमें पानी की मात्रा चाहिए इस खेत में उतना मिल जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, वो मिल गया होगा। जैसे होता है ना पौधों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमें इनके पोषण के लिए बहुत सारी जो वो संसाधन की जरूरत होती है। जैसे हमें पानी की सिंचाई की बात किया हमने, जो वो उर्वरक की बात किया, है ना? तो हर फसल के लिए हमारा जो भूमि है वो एक जैसा इफिशिएंट नहीं होता। समझ गए? क्लियर है? अब हमें देखना होगा कि आखिर में पीपीसी के लिए हमें क्या-क्या चीजें अज्यूम किया और उसके बेसिस पर किस प्रकार से टेबल लेने होंगे। पहला काम आपको क्या करना है? लिखना है संयोग या फिर उत्पादन संभावना। उत्पादन संभावना लिख दो या फिर संयोग लिख दो। अब संयोग का नाम ए बी सी डी ई एफ जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन यहां पर शुरुआत में यह मान लिया जा रहा है कुशलता को जानने के लिए, ये मैक्सिमम कैपेसिटी पता करने के लिए, कि अगर हमारे सारे रिसोर्स, सारी टेक्नोलॉजी एक ही गुड्स के प्रोडक्शन में लग जाए तब क्या होगा? तो सर केवल उसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि आपने सारा रिसोर्स, सारा तकनीक, सारा जो हो शक्ति उसी में इस्तेमाल कर दिया है।
तो इसलिए हमने यहां पर मान लिया कि वाई गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है 15 इकाई। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया वाई का। आप कुछ भी डेटा यहां पर ले सकते हैं, आगे सीख जाएंगे आप धीरे धीरे कि डेटा कैसे लिया गया है। तो यहां पर हमने ले लिया मान लो 15 इकाई वाई वस्तु, और उसी समय अगर हम किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जीरो प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब है कि इधर रिसोर्स लगाया ही नहीं गया, इधर कारीगर हैं ही नहीं, इधर संसाधनों को इस्तेमाल किया ही नहीं गया, तो सारे के सारे रिसोर्स किधर लगे होंगे, वाई गुड्स के प्रोडक्शन में। तभी तो वाई का 15 इकाई प्रोडक्शन हो पा रहा है। लेकिन अगर हम एक्स गुड्स का 1 इकाई प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो वाई गुड्स का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्स, जो तकनीकें हमारी वाई गुड्स के प्रोडक्शन में शुरुआत में लग गया था पूरा पूरा, अब उन्हीं रिसोर्स, उन्हीं टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके, डाइवर्ट करके ला रहे हैं एक्स के साइड में, कि जाओ 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 तुम लोग थोड़ा एक्स वस्तु का उत्पादन करो। तो एक्स का प्रोडक्शन तो होने लगा 1 इकाई, लेकिन इसकी वजह से अगर वाई का प्रोडक्शन 1 इकाई यहां घट गया, तो आप क्या बोलेंगे कि शुरुआत में एक्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वाई का सारा प्रोडक्शन हो रहा था। तो यहां पर आपका एक कंसेप्ट निकलता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सीखेंगे आगे कि क्या होता है। अब ऊपर हमने लिखा डेल्टा वाई। क्यों लिखा डेल्टा वाई? इसलिए लिखा क्योंकि हम वाई में चेंज को देखेंगे कि 15 से हो गया 14, तो कितने का चेंज आया, 1 इकाई का। तो शुरुआत में तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, एमओसी ध्यान रखना, क्योंकि हम सिर्फ वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्स का प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए शुरुआत में हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खाली रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एक्स गुड्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के बारे में सोचे, वैसे ही वाई गुड्स की पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यहां पर 1 इकाई प्रोडक्शन घटाना पड़ गया, क्योंकि हमें इसका प्रोडक्शन करने थे, इसलिए यहां पर कुछ प्रोडक्शन कम हो गया, कुछ प्रोडक्शन, अब 1 इकाई, 2 इकाई, 5 इकाई कुछ भी कम करवा सकते थे। लेकिन अगर यहां पर 1 इकाई कम हुआ है, तो शुरुआत में लिखो 1y इज टू 1x। अब वैसे ही अगर हम x का प्रोडक्शन 1 से बढ़ा करके 2 कर देते हैं, तो यहां का प्रोडक्शन अब देखोगे 2 इकाई घट गया। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है कि केवल हमने यहां पर एक एक्स्ट्रा ही बढ़ाया पहले के जैसा ही, लेकिन इस बार हमें यहां पर 2 इकाई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि यहां पर 2 इकाई कम करेंगे तब जाकर के यहां 1 इकाई प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो पाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब इस बार हमें ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा एक्स गुड्स का एक एक्स्ट्रा सैटिस या प्रोडक्शन के लिए। फिर से देखो, फिर से एक्स गुड्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने पर इस बार हमें और ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। यहां पर आपने लिख दिया 3y इज टू 1x। और अगली बार क्या हुआ, एक्स गुड्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेने पर वाई गुड्स का इस बार देखोगे तो 4 यूनिट सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि 9 से आ गए 5 पर, यानी कि 4 यूनिट का सेक्रीफाइस हो गया। तो यहां पर लिख देंगे आप 4y इज टू 1x। नेक्स्ट टाइम एक्स गुड्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाने पर वाई गुड्स का प्रोडक्शन इस बार हो गया पूरा पूरा घट करके 0। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 5 यूनिट सेक्रीफाइस हो गया, यानी कि जितना प्रोडक्शन कर रहे थे सब सेक्रीफाइस कर दिए, सब त्याग कर दिए वाई का, तब जाकर के एक्स का हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन 5 इकाई हो पा रहा है। मतलब पूरी तरीके से हमें वाई सेक्रीफाइस कर देना पड़ा, छोड़ देना पड़ा कि हमें वाई का प्रोडक्शन नहीं करना, पूरा 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 हमने 0 कर दिया वाई का प्रोडक्शन, तब जाकर के हम एक्स का 5 इकाई, मैक्सिमम 5 इकाई प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ऐसा जो है यहां पर पॉसिबिलिटी बनकर के तैयार हो गया। तो लिखिए 5y इज टू 1x। अब अगर इसके हेल्प से आप डायग्राम बनाने जाएंगे, तो फाइनली हमारा डायग्राम कैसा प्लॉट होगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने लिया एक्स एक्सिस, फिर लेते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमेशा जो हो वाई वस्तु के बारे में जानकारी दे दीजिए, यानी वाई गुड्स, और इधर एक्स वस्तु यानी एक्स गुड्स। अब हमें यहां पर यूनिट सेट करना है। ध्यान रखोगे यूनिट 0 से जितना आप लोगे यहां पर 1, उतना ही आगे कर दीजिए, 1 से 2, 2 से हम 3 कर दिए, ठीक है जी, 3 से कर देंगे आगे 4, 4 से कर दिया 5, 5 से कर देंगे 6। लेकिन ये गैप हम तो अनुमान के आधार पर लिए, आप लोग जो है स्केल से मेजरमेंट कर लेना कि जितना गैप 0 से 1 का है, उतना ही गैप 1 से 2, उतना ही गैप 2 से 3, ऐसे होना चाहिए जिससे कि डायग्राम आपका सूटेबल बनेगा। अब y के साइड में लेने की जब बारी आएगी, तो y में देखना डेटा हमारा यहां पर किस तरीके से लिखा हुआ है। इनमें सब में एकक का अंतर था तो हमने आसानी से ले लिया, लेकिन इन सब में एकक का अंतर नहीं है। यहां पर 1 का अंतर है तो अगली बार 2 का अंतर आ गया, अंतर जो वो चेंज हो जा रहा है। जबकि यहां पर बार बार एकक का अंतर था, 0 से 1 के बीच में 1 का गैप, 1 से 2 के बीच में 1 का गैप,
2 से 3 के बीच में 1 का गैप, बार बार 1 का अंतराल था इसलिए इधर तो ले लिए, लेकिन अगर y में ऐसा हालत रहा तो आप कैसे लोगे? तो इन सबको एक समान करने के लिए यानी कि समान डिफरेंस बनाने के लिए क्या करोगे? देखो कि ज्यादातर संख्याएं 2 से कट रही है या 3 से, तो हमें नजर आ रहा है कि 3 से हमारा 9 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, यानी कि इनमें से 3 संख्याएं हमारी कितनी से कट गई? 9, 3 से कट गई। ज्यादातर संख्याएं 3 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा। तो हम इसलिए इधर हम लोग 3-3 के गैप से रख देंगे, यानी कि जितना गैप हमने रखा है 0 से 1 वही सेम गैप हम यहां पर रख देंगे 0 से 3। अगला 3 से 6, फिर वही 6 से 9, 9 से कर देंगे 12, 12 से कर देंगे हम आगे 15। आप आगे भी कर सकते हैं 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलाइए कि एक्स गुड्स का प्रोडक्शन जब 0 ले रहे थे तो वाई का कितना प्रोडक्शन हो सकता था? 15 इकाई। तो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन है 0, तो वाई गुड्स का प्रोडक्शन कितना है? 15 इकाई। इसका नाम दे दीजिए ए। ए कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि एक्स का प्रोडक्शन यहां पर नहीं हो रहा है और वाई का प्रोडक्शन हो रहा है 15 इकाई। पहले एक्स का लिखोगे फिर वाई का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमें देखना है कि 1 इकाई एक्स का और 14 इकाई वाई का, तो यहां पर मिलाएंगे जरा कैसे, ध्यान दीजिए। एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई का 14 इकाई। 14 कहां से होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, 15 से नीचे ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 12 से 15 के बीच में 3 का गैप था, बीचों बीच में कर देते तो 1.5 का गैप आ जाता। तो 12 1.5 13.5, यहां पर 13.5 हो रहा है बीचों बीच में, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 14 मिल जाएगा, तो वैसे हमने मिला दिया है वहां पे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसका नाम दे दीजिए कॉम्बिनेशन बी, और कॉम्बिनेशन बी का मतलब है एक्स गुड्स का 1 इकाई और वाई गुड्स का 14 इकाई। यहां पर लिख दीजिए 14। तो इसका मतलब हुआ एक्स का प्रोडक्शन जो हो वो पहले 0 हो रहा था, अब एक्स का प्रोडक्शन 1 इकाई होने लगा और वाई का 14 इकाई होने लगा। फिर देखेंगे एक्स का 2 इकाई, वाई का 12। एक्स की 2 इकाई प्रोडक्शन हो रहा है, 2 इकाई, और वाई का कितना हो रहा है? 12 इकाई। ये लो जी। अब इसमें आप दे दीजिए पॉइंट सी। यहां पर क्या नजर आया? 2, और इधर क्या नजर आया? 12। नेक्स्ट मिलाइए, 3 और 9। एक्स की प्रोडक्शन जो है वो, एक्स की प्रोडक्शन अमाउंट कितनी है? 3, और वाई का कितना है? 9। 9 पर लाकर के इसको मिला दीजिए, ठीक है जी। 9 पर लाकर के हमने इसको मिला दिया, तो यहां पर एक पॉइंट बना डी। इसमें लिख दीजिए 3 इकाई एक्स है और 9 इकाई वाई है। नेक्स्ट मिलाइए, एक्स का 4 इकाई और वाई का 5 इकाई। एक्स का 4 और वाई का 5। एक्स का 4 और वाई का कितना है? 5। 5 स्वाभाविक सी बात है 6 से नीचे ही होगा, थोड़ा सा मिला दीजिए इसको। इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट ई, और यहां पर लिख देंगे एक्स का प्रोडक्शन 4, वाई का प्रोडक्शन 5। और लास्ट में एक्स का प्रोडक्शन 5, यानी पूरी तरीके से सिर्फ एक्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है, वाई का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। तो एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो केवल यहां पर एक्स में आकर के 5 आपको मिल जाएगा, लेकिन उस समय वाई का प्रोडक्शन शूट डाउन 0 हो गया इसका मतलब। तो इसका नाम दे दिया हमने एफ, और एफ कॉम्बिनेशन जो हमारा बना है ये बना है एक्स का 5 इकाई और वाई का 0। इसका मतलब आपने क्या देखा, यहां पर y का प्रोडक्शन क्या है? इस पॉइंट पर 0, y का प्रोडक्शन यहां पर 0 है और x का प्रोडक्शन 5 इकाई है। पहले x का लिखते हैं फिर y का ना, तो x का प्रोडक्शन 5 इकाई है और y का क्या है? 0 है। मतलब x एक्सिस पर टच करेगा तो वो x का मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखा रहा है, और y का टच कर रहा है तो y का मैक्सिमम प्रोडक्शन है, उसमें x का प्रोडक्शन 0 रहा होगा, क्योंकि पहले देखो x का लिखते हैं फिर y का, तो x का प्रोडक्शन 0 रहा यहां पर, है ना, और y का मैक्सिमम। तो आप यहां पर कह सकते हैं ये y पर टच किया है इसलिए y का मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखा रहा है और x का 0, और यहां x एक्सिस पर टच किया है तो x का प्रोडक्शन मैक्सिमम है और y का 0। समझ गए? अब सारे पॉइंट्स आपस में मैच कर दीजिए इस तरीके से, तो ये हमारा कैसा बन गया है? कनकेव बन गया। कैसा बन गया ये हमारा पीपीसी? तो यहां पर पीपीसी हमारा कैसा बन चुका है? कनकेव बन चुका है, जिसे हम लोग अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल। अवतल, ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये कनकेव क्यों हुआ? ये कन्वेक्स का ही नहीं बन गया, या फिर ये स्ट्रेट लाइन का ही नहीं बन गया? तो पता चलेगा आपको आगे। इसके पीछे की कहानी ये है कि x का प्रोडक्शन जब हम नहीं ले रहे थे, देखो 0 था x का प्रोडक्शन, यहां पर 0 था, y का प्रोडक्शन 15 था, लेकिन जैसे ही x का एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाया हमने, एक का प्रोडक्शन अब हमने ज्यादा किया,
यानी x का प्रोडक्शन पहले 0 कर रहे थे, अब 1 इकाई करने लगे, तो y का प्रोडक्शन जो पहले 15 इकाई था अब घट करके 14 इकाई हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें 1 इकाई सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर से यहाँ पर देखोगे x का प्रोडक्शन 1 एक्स्ट्रा लेने पर y का प्रोडक्शन देखोगे तो अब होने लगा है x का प्रोडक्शन 2 इकाई और y का 12 इकाई। जो पहले 14 इकाई हो रहा था y, अब केवल 12 इकाई हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पर 2 यूनिट का सैक्रिफाइस हुआ। फिर से x का 1 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेने पर y का प्रोडक्शन देखोगे 9 हो जा रहा है, यानी कि 12 से आ गया 9 पर, यानी कितनी इकाई का सैक्रिफाइस हुआ यहाँ पर? 3 इकाई का सैक्रिफाइस हुआ, इसीलिए नेगेटिव साइन से इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, वरना नेगेटिव का कोई मतलब और है नहीं। नेगेटिव से समझ में आता है कि हम त्याग किसका कर रहे हैं, त्याग y का कर रहे हैं, इसलिए y में नेगेटिव लगा रहे हैं कि 3 इकाई कम हुआ। यहाँ पर देखोगे अब आ गए 9 से सीधा जो 5 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 इकाई का त्याग हुआ। क्यों? क्योंकि x का प्रोडक्शन हमने यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो y का प्रोडक्शन जितना इकाई आप घटाते हो वही होता है MOC, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से यहाँ पर x का प्रोडक्शन 4 है और ये चला गया 5 पर, मतलब कि x का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ा, तो y का प्रोडक्शन देखोगे यहाँ पर अब y का प्रोडक्शन कितना घट गया है, जो पहले था 5 और सीधा आकर के शूट डाउन हो गया, तभी तो यहाँ पर टच किया। तो इस पॉइंट पर x का प्रोडक्शन मैक्सिमम दिखा रहा है और y का 0, और इस पॉइंट पर y का प्रोडक्शन मैक्सिमम दिखा रहा है और x का 0। जिसका एक्सिस उसका प्रोडक्शन ज्यादा। क्लियर है? मैक्सिमम। अब पीपीसी दिखाया क्या? पीपीसी ने दिखाया इस वाले कॉम्बिनेशंस को कि ये सब जो हो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं दिए हुए संसाधन और दिए हुए तकनीक के माध्यम से, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी दी हुई थी, जो रिसोर्स दिया हुआ था, उसी को यूज करके हमने एक्स का प्रोडक्शन और वाई का प्रोडक्शन किया हुआ है, और अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इस प्रकार से बता रहा है कि अगर हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि एक्स का प्रोडक्शन 3 लेना चाहते हैं, तो वो रिसोर्स और वो तकनीक इतना अच्छा है कि आप एक्स का प्रोडक्शन 3 इकाई लेने के साथ साथ वाई का प्रोडक्शन 9 इकाई ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। एक्स का प्रोडक्शन अगर आपने 4 लिया है तो ये बता रहा है कि वाई का प्रोडक्शन आप 5 इकाई ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक्स का प्रोडक्शन आप नहीं करते हैं, 0 कर देते हैं, तो वाई का प्रोडक्शन 15 इकाई कर सकते हैं। ये इसकी हायर इफिशिएंसी बता रहा है गुड वाई के प्रोडक्शन के लिए। अगर वही चीज हम एक्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम लेने लगते हैं और वाई का 0, तो उस समय पता चलता है कि वो हमारे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी एक्स के प्रोडक्शन में कितना ज्यादा इफिशियंट है, यानी कि कुशल है। तो यहां से हो गया है क्लियर। अब जरा ध्यान देते हैं कि पीपीसी का डेफिनेशन क्या कहता है। कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो सीमित संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीकी आधार पर, यानी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों कांस्टेंट है, जैसा यहां पर एजम्पशंस में बोला था, तो वह वक्र जो सीमित संसाधनों और दिए हुए तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन अधिकतम उत्पादन संभावना को दर्शा रहा होता है कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक पॉसिबल है। तो ये बाउंड्री लाइन ने एक औकात बता दिया कि अब इसके बाहर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक लिमिट बता दिया। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा भी बोला जाता है। क्लियर है ना? अब इसे हम लोग यहां पर देखते हैं इंग्लिश में कैसे लिखा गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी shows various maximum possible combination। अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रहा था, ए बी सी डी ई एफ, वो क्या है? पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन था अलग अलग। कितने गुड्स का? ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजिया भी दिया हुआ है, रिसोर्स भी दिया हुआ है, और उसी रिसोर्स उसी टेक्नोलॉजी से हमें 2 गुड्स के प्रोडक्शन करने हैं, उसके अलग अलग मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को बता रहा है पीपीसी। आई होप क्लियर होगा। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा कि क्या पीपीसी के बाहर अंदर ये सब क्या है भैया? तो जरा ध्यान से देखिए, डायग्राम से ही आपको समझा देंगे। पहले आप ये समझो, हमने ये ले लिया यहां पर, मान लो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऐसे हमने दिखा दिया कि वाई एक्सिस पर गुड वाई लिख दो और एक्स एक्सिस पर गुड एक्स लिख दो। लेकिन जैसे कि यहां पर हमें कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि या तकनीक में सुधार हो तो उत्पादन संभावना वक्र विस्थापित होकर के दाहिनी तरफ चली जाती है। यानी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अगर दोनों में चेंज आ गया, दोनों रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों में चेंज आ गया और दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में वो लोग अच्छे एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब हमारे रिसोर्स एक्स के लिए बढ़ा है और वाई के लिए भी, हमारे टेक्निक एक्स के लिए भी बढ़ा है
मतलब बेहतर हुआ है और वाई के लिए भी। तो ऐसे मामले में जो आपका पीपीसी बन रहा था, यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए था और यहां पर मान लीजिए पॉइंट एफ था। तो अगर टेक्नोलॉजी दोनों रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों वस्तुओं के उत्पादन में माहिर हो चुके हैं, यानी ज्यादा बेस्ट हो चुका है, रिसोर्स ज्यादा हो चुका है दोनों वस्तुओं के संदर्भ में, तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि एक्स का जो यहां पर प्रोडक्शन नहीं ले रहे थे, हम जीरो ले रहे थे, तो वाई का मैक्सिमम था, मैक्सिमम यहीं तक हो पा रहा था वाई का। अब वाई का प्रोडक्शन इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, रिसोर्स बढ़िया ज्यादा मिल रहा है, इसलिए किसके लिए ज्यादा रिसोर्स हो गया, गुड वाई के लिए रिसोर्स ज्यादा हो रहा है, इसलिए वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तकनीक ज्यादा बढ़िया किसके लिए हुआ है, वाई के लिए, तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और टेक्नोलॉजी अगर हमारा एक्स के लिए भी बढ़िया हुआ है तो एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ पा रहे, अगर रिसोर्स एक्स के लिए ज्यादा हुआ है तो एक्स के लिए भी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए पीपीसी अब हमारा राइट वर्ड यानी कि दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगी, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करके दिखा देंगे ताकि पता चले कि पीपीसी अब देखो इस साइड जा रहा है, दाहिनी तरफ जा रहा है। क्यों गया दाहिनी साइड, इसके पीछे दो कारण है। संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो गई, यानी कि जो जो संसाधन चाहिए एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में वो ज्यादा हो गए, ज्यादा रिसोर्स हो गए तो प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सकता है। वाई गुड्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिसोर्स ज्यादा हो गए, इसलिए वाई का प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सकता है। तो यही चीज ये बता रहा है, अगर टेक्नोलॉजी एक्स के लिए बेस्ट हो गया तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए हम पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम वाई गुड्स में देखें वहां पर भी टेक्नोलॉजी बेस्ट हो गई तो वाई गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये बता रहा है पीपीसी कि पहले क्षमता हमारी ये थी देश की उत्पादन क्षमता, अब ज्यादा हो गया है। अब ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब देश में क्वालिटी एजुकेशन मिले, जब देश में लोगों को अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, इन सभी सिचुएशंस में हमारे पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होंगे। जब भी देश में कुछ अच्छा होगा तो हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सीधी बात समझ लो, सीधी बात यही है कि पीपीसी राइट वर्ड तब शिफ्ट होगा जब हमारे देश में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, जिससे कि एक्स गुड्स के प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं और वाई गुड्स के प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं। क्लियर है जी, मतलब दोनों पर अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है। When there is an increase in availability of resources and improvement in technology in respect of both the goods, the PPC shift to the rightward, यानी कि दाहिनी तरफ चली जाती है अगर हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे रिसोर्स दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अच्छे हो चुके हैं, ज्यादा बेस्ट हो चुका है, ज्यादा अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज का हो चुका है। लेकिन क्या ये सर ऑपोजिट भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन कब संभव है ऐसा मैं बताता हूं। यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया, मान के चलो कि हमने गुड वाई, ठीक है जी, गुड वाई रख दिया वाई एक्सिस पर और गुड एक्स ये रख दिया एक्स एक्सिस पर, और हमारी जो पीपीसी है वो इस प्रकार से है। यहां पर हमारा पॉइंट है ए और यहां पर हमारा पॉइंट है एफ। अब हमारा जो पीपीसी है वो देखना इस प्रकार से, ठीक है जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। और ऐसा कब पॉसिबल है, तो बता दिया है ऐसा कब पॉसिबल है भाई, यहां लिखा है जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों की उपलब्धता और तकनीक में कमी हो जाएगी, तकनीक घटिया किस्म का हो जाएगा, ना बढ़िया से एक्स का प्रोडक्शन हो पाएगा ना बढ़िया से वाई का प्रोडक्शन हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्शन घट जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में जब रिसोर्सेज की क्षति हो जाए, जैसे कहीं बाढ़ भूकंप वगैरह आ जाता है या कोविड-19 जैसी महामारियां आ जाती है, तो वैसे हालात में रिसोर्स काफी ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे, हमारे देश के रिसोर्स क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में उत्पादन क्षमता एक्स का भी घट जाएगा, वाई का भी घट जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पर वही बात लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जरा यहां पर ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि when there is a decrease in availability of resources or decline in technology in respect of both the goods, the PPC shift to the leftward। तो बाहीं तरफ शिफ्ट हो जा रहा है अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी घटिया किस्म का हो गया। नेक्स्ट यहां पर आइए, क्या सर इसमें रोटेशंस भी हो सकते हैं, हाँ जी रोटेशन भी हो सकता है। कैसे सर, यहां पर देखो जरा, अगर हम कह रहे हैं रोटेशन की बातें, घुमाव की बातें, तब कैसे होगा, तो इधर गुड वाई है इधर गुड एक्स है। अगर हमारा पीपीसी ये रहा, पीपीसी हमारा ए पॉइंट से लेकर के एफ पॉइंट तक है, तो क्या इसमें रोटेशन होंगे, हाँ रोटेशन होगा। क्या कह रहा है इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इफ द टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोड्यूसिंग ओनली वन गुड इंप्रूव्स, यानी कि एक वस्तु के उत्पादन के मामले में तकनीक बेहतर हो गया,
तो उसी के साइड में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर देखोगे, मान लीजिए कि एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में हमारी कैपेसिटी अच्छी हो जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए एक्स गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, वो टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गया एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में। तो एक्स का जो प्रोडक्शन पहले यहां से यहां तक हो पा रहा था, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकता है, लेकिन वाई में कुछ चेंज नहीं होगा, उतना ही बना रहेगा। तो ये लीजिए, ऐसे आप बना सकते हो। इसको दरअसल बोला जाता है रोटेशन, यानी कि सिर्फ एक्स के ऊपर ही अच्छा प्रभाव देखा गया। ऐसा वाई के साइड में भी हो सकता है, ऐसा वाई के साइड में भी हो सकता है, अगर वाई के लिए हमारा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अच्छे हो गए हैं। तो मान लीजिए कि पहले का पीपीसी हमारा ये रहा, ठीक है जी, इसका नाम रख दिया ए से लेकर के एफ तक, और रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमारी वाई के लिए बेस्ट हो जा रहा है। तो यहां पर लीजिए, वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, पहले की अपेक्षा ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्स सिर्फ वाई के लिए बेस्ट हुआ है, उस समय एक्स के लिए नहीं। या फिर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्स के लिए बढ़िया हुआ है, उस समय वाई के लिए नहीं, तब ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो वही बातें यहां पर लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। इसको आउटवर्ड कहते हैं, बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, अपने से बाहर की तरफ, अपने से बाहर की तरफ। क्लियर है? तो वही लिखा कि यदि केवल एक वस्तु के उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है तो पीपीसी उसी वस्तु की ओर बाहर की ओर घुमा होगा, उसी वस्तु की तरफ जिस वस्तु के लिए रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बढ़िया हुआ है, ठीक है जी, उसी की तरफ वे आउटवर्ड चला जाएगा, आउटपुट चला जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट भी चीजें हो सकती है, जैसे कह रहे कि व्हेन द क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर वन कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी राइजेस। क्या होगा देखिए जरा, कॉजिंग पीपीसी रोटेट करेगा, मतलब कि यदि किसी एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ती है तो पीपीसी उसी दिशा में चला जाएगा। यहां पर भी वही बात हो रहा है, सेम टू सेम चीजें, लेकिन यहां कैसे हो रहा है, रिसोर्स की वजह से। पहले जो हमने दिखाया वो केवल तकनीक एक्स के लिए बेहतर हुआ तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ गया, वाई के लिए तकनीक बेहतर हुआ तो वाई में प्रोडक्शन बढ़ गया। ये बता रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। ऐसा रिसोर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे हमने यहां पर ले लिया वाई गुड्स के लिए, यहां पर एक्स गुड्स के लिए। अगर हमने यहां पर लिया है ए पॉइंट, यहां पर लिया है एफ पॉइंट, तो ये भी आप दिखा दो। यहां पर क्यों गया, यहां पर रिसोर्स बढ़ गए, यानी संसाधन की गुणवत्ता बेहतर हो गई। हो सकता है एक्स में बेहतर संसाधन मिल रहे हैं, बेहतर किस्म का मिल रहा है, बेहतर गुणवत्ता वाला मिल रहा है, इसलिए एक्स की तरफ प्रोडक्शन बढ़ा। अगर वाई के लिए हमारे रिसोर्स बेहतर हो जाते तो वाई में भी ये प्रभाव देखने को मिलता है ना, ये प्रभाव वाई की तरफ भी देखने को मिलता इस तरीके से। मतलब डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लेकिन यहां पर रिसोर्सेस की क्वालिटी बेस्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और पहले जो आपने देखा वो तकनीक बेस्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है जी, चलो अब हमें देखना है यहां पर एक और शानदार टॉपिक। कह रहा है कि व्हेन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर वन कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी राइजेस बिकॉज पीपीसी यहां पर कैसे होगा, फिर से रोटेट करेगा। मतलब कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन की गुणवत्ता में बढ़ जाती है। ये तो करवा दिया ना, अच्छा जी, ये तो हो गया, सॉरी, ठीक है, दोनों हो गए थे। अब हमें जो पीपीसी के बारे में समझना है, तो इनकी विशेषता को जरा ध्यान रखिएगा। पीपीसी हमेशा कैसे जा रहा है, तो ऋणात्मक ढाल वाला हमेशा बन रहा है, और ये बाईं से दाईं की ओर जा रहा है। जैसे कि आप यहां पर देखो, पीपीसी में आपने एक चीज गौर किया होगा कि पीपीसी दोनों एक्सिस को टच करते हुए ही बन रहा है। यहां टच करा और फिर एक्स एक्सिस पर भी जाकर के टच करा। इसका मीनिंग भी हमने समझा दिया कि वाई पर टच करेगा तो वाई का मैक्सिमम प्रोडक्शन, एक्स का 0, और एक्स पर टच करेगा तो एक्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम दिखा रहा है और वाई का 0। तो ये बातें ध्यान रखना है। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो कि बाईं से किधर गया, दाईं की तरफ, बाईं से दाईं की तरफ गया, तो इसका नाम हमने रखा है पुष्पाराज। जरूर झुकेगा ये, तो इसका नाम क्या रखा है, पुष्पाराज। यानी कि वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, और एक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0। और यहां पर बात करें तो एक्स का प्रोडक्शन हो जाएगा मैक्सिमम और वाई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0। इस बात को ध्यान रखिएगा। पीपीसी किधर गया है, तो लेफ्टवर्ड गया है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जिस तरफ से एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे जब तो वाई का प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा था। कितना घटाना पड़ रहा था, इस पर जोर मत डालना भी, सिर्फ ये बोलना कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे तो वाई का प्रोडक्शन घटा रहे थे, इसलिए इसका स्लोप क्या बना, नेगेटिव, क्योंकि रिलेशन ही नेगेटिव है दोनों में।
एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वाई का घटा रहे हैं, रिलेशन ही नेगेटिव आया, इसलिए स्लोप इसका कैसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा, ऋणात्मक ढाल बनेगा। क्लियर है, लिखा हुआ है कंप्लीट चीजें। चलो अब हमें देखना होगा कि सामान्यता ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। अब अवतल होने के पीछे अलग रीजन है। क्या रीजन है, वही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे घटाएंगे वही रीजन है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब जब हम एक्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो क्या वाई का प्रोडक्शन में ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा पहले की अपेक्षा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो एमओसी बढ़ रहा है जी। ठीक है, जैसे कि आपने यहां पर देखा, आप यहां पर फोकस करिए जरा, जब जब हम एक्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाएं तो वाई का देखना शुरुआत में 1 इकाई सेक्रीफाइस किए, अगली बार 2 इकाई का त्याग कर दिए, अगली बार 3 इकाई का त्याग कर दिए, फिर 4 इकाई का त्याग कर दिए, फिर 5 इकाई का त्याग कर दिया, यानी कि शुरुआत में कम त्याग और बाद में आगे जाकर के ज्यादा त्याग कर रहे हैं। इस वजह से हमारा यहाँ पर एमओसी इस प्रकार से निकला है। अब एमओसी इसकी वजह से हमारा पीपीसी कैसा बन गया, कनकेव बन गया। तो कनकेव होने का रीजन पता चल चुका है कि जब जब हम प्रोडक्शन एक्स का ज्यादा करेंगे तब तक वाई का प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है जी, जैसे पीपीसी हमारा ये वाला है तो ये बिल्कुल कैसा बन रहा है, कनकेव बन रहा है, दोनों एक्सिस को टच करते हुए ए और एफ, बिल्कुल वैसा ही बनाइए, सिर्फ यहां पर लिख दीजिए कनकेव यानी कि अवतल। तो जनरली अवतल ये होता है, जनरली यानी सामान्यता। अगर जनरली ना लिखें तो ये अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकता है। रीजन एग्जैक्ट बता देना है कि इसके पीछे रीजन है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। ठीक है जी, बस नेक्स्ट यहां पर आ जाओ। यहां पर देखोगे कि आखिर में अवसर लागत क्या होता है भाई साहब। अवसर लागत हम उसको बोलते हैं जब हम एक प्रोडक्शन करें, केवल 2 ऑप्शन तो हैं लेकिन केवल एक का प्रोडक्शन करें दूसरे का ना कर पाए, ऐसा दुख तकलीफ हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक जगह आपको 70,000 की जॉब मिल रही है और एक जगह पर आपको जो हो यहाँ पर 50,000 की जॉब मिल रही है। आप बताइए कहां पर वर्क करना चाहेंगे। सर जहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है उसका तो आपने चुनाव कर लिया, लेकिन उसके अलावा कोई और भी विकल्प था आपके लिए, तो जो विकल्प चुनाव कर लिया उसके बाद जो शेष रह जाते हैं इसका आप त्याग कर देते हो। जो बेस्ट रहता है उसका तो आपने चुनाव कर लिया कि इसमें हम जॉब करेंगे, लेकिन दूसरा तो आपको छोड़ना पड़ गया। तो ऐसे अगर आपको पास 2 मौके हों और एक आपने पसंद कर लिया, एक आपने जॉब करने की बात कर दी है, तो दूसरा ऑटोमेटिक सेक्रीफाइस हो जाएगा, त्याग कर दोगे। तो जो त्याग करोगे वही बनेगा अवसर लागत, यानी कि 70,000 की नौकरी पाने के लिए आपने 50,000 की नौकरी त्याग कर दिया, तो 50,000 की जॉब ही आपके लिए क्या बनेगा, अवसर लागत। यही कह रहा है वस्तु के संदर्भ में कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का हमें त्याग करना पड़ता है, त्याग की उसी मात्रा को हम अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को अवसर लागत कहते हैं। मतलब जो बेस्ट रहेगा वो तो ले लेंगे, उसके ऑप्शनल दूसरा जो रहेगा विकल्प में उसका त्याग कर देंगे। क्लियर है। सो द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द बेस्ट अल्टरनेटिव इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, VBI है, ध्यान रखेंगे कि टू ऑब्टेन वन गुड a certain quantity of the another good has to be sacrificed. This sacrificed quantity is called opportunity cost. ऐसे ही होता है हमारे खेत में। अगर खेत में हमने बताया आपको शुरुआत में कि हम चावल लगा दें तो चावल का प्रोडक्शन मान लीजिए कि 80 केजी हो रहा है या फिर हो सकता है मान लो, और वहीं पर अगर हम गेहूं लगा दें, गेहूं, तो गेहूं का प्रोडक्शन कितना हो पाएगा, मान लो गेहूं का प्रोडक्शन मान लो 60 केजी। तो अगर हम चावल देख रहे हैं कि 80 केजी हो रहा है, गेहूं लगा रहे हैं तो केवल 60 केजी हो पा रहा है, कौन सा प्रोडक्शन करे ये डिपेंड किसान के ऊपर करेगा जिसका खेत होगा। हो सकता है उसको गेहूं की जरूरत होगी, हो सकता है उसको चावल की जरूरत होगी, तो जिसकी जरूरत रहती है उसका वो प्रोडक्शन कर लेगा, बाकी चीज का सेक्रीफाइस कर देगा। हो सकता है कि वो किसान यहाँ पर चावल का ही प्रोडक्शन सेक्रीफाइस कर दे, वो चाहेगा कि चलो गेहूं ही कर लेते हैं उत्पादन। ये मत सोचना कि गेहूं का उत्पादन और नहीं करेगा, कर सकता है वो, इसका भी प्रोडक्शन वो कर सकता है अगर उसको इसी चीज की जरूरत हो, तो दूसरा त्याग करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से बेस्ट जो उसको लगे वो रखेगा, बाकी दूसरा त्याग करेगा। तो जिसको भी वो त्याग करेगा वही होगा अवसर लागत। ठीक है जी, ये हो गई बात, यहां पर क्लियर है। जल्दी से इसे कैप्चर करना है कर लो। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये होता क्या है, जैसे ही आप एक वस्तु की एक एक्स्ट्रा इकाई उत्पादन करने के बारे में फैसला करते हो ना,
तो दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है वही त्याग की दर यहां पर सीमांत अवसर लागत कहलाता है। इसे हस्तांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, देश के अंदर तो मान लिया था सीमित संसाधन और तकनीक भी आपका बिल्कुल फिक्स था, कांस्टेंट था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधन और दी हुई तकनीक के अंतर्गत एक वस्तु की अगर एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां त्याग करना पड़ता है, त्याग की वही मात्रा सीमांत अवसर लागत कहलाती है। मतलब x की मात्रा हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया तो y की मात्रा हमने कितना त्याग किया, जो त्याग की गई मात्रा होगी वो ऊपर लिखा जाएगा। अब यहां पर आप चाहें तो नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव सिर्फ इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो त्याग हो रहा है y वस्तु का। क्लियर है? x वस्तु का एक्स्ट्रा मात्रा हम ले रहे हैं तो y का कितना त्याग हो रहा है, इस चीज पर ये बात करता है। मतलब इन एन इकोनॉमी with limited resources and given technology, when the production of one good increases by one additional unit, यानी एक गुड्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन किया, एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन किया, कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर गुड्स दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, तो दूसरी क्वांटिटी, जो दूसरी कमोडिटी का कुछ क्वांटिटी है वो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ क्वांटिटी मतलब यहां पर 2 यूनिट भी, 5 यूनिट भी, 10 यूनिट भी, कुछ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है एक गुड का एक्स्ट्रा या एडिशनल अमाउंट लेने पर। कह रहा है कि इसी को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, हम शॉर्ट में इसे MOC कहते हैं। कई बार इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। मतलब कि यहां पर MRT भी लिख दिया जा सकता है, कई सारी बुक्स में ऐसे लिखा गया है, तो आप लिख देना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है जी, आप यहां पर नेगेटिव साइन भी चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव हमने बता दिया ना कि क्यों रखा जाता है। नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में ही रखना, हालांकि वो इस बात को बताता है कि सेक्रीफाइस हो रहा है वाई का गुड्स, यानी वाई की मात्रा हम कुछ कम कर रहे हैं। तो ये चीजें हो गया क्लियर। नेगेटिव लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर नहीं कटते हैं, इग्नोर जनरली कर लिया जाता है। जो रीजन है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं बात यहां पर डायग्रामेटिक समझते हैं। डायग्राम से इसे जो है किसी भी बुक में शायद जो है नहीं आपको मिले, तो हमारे जो डायग्राम है उसको आप जरूर फॉलो करिए। और एग्जाम में जब भी कभी पूछता है कि सीमांत और सरल लागत से आप क्या समझते हैं, तो डिफिनेशन देने के बाद डायग्राम जरूर दे देना चाहिए। अब यहां पर देखो, बिल्कुल वैसे लिखेंगे, वाई गुड्स ऊपर में, एक्स गुड्स नीचे में, एक्स एक्सिस में। अब हमने एक बना दिया पीपीसी इस प्रकार का, जो आपने देखा कि पॉइंट ए से लेकर के ई तक बना हुआ था, ठीक है जी, या फिर एफ तक बना हुआ था, जहां तक होगा। अब यहां पर देखोगे जरा ध्यान से, हमने ये बोला था कि अगर एक्स का प्रोडक्शन 0 होगा तो वाई का प्रोडक्शन कितना आप ले रहे थे यहां पर, मान लीजिए 2 इकाई, 5 इकाई, 10 इकाई, 15 इकाई कुछ तो था। ठीक है जी। अब यहां पर हमने समझ लिया ये वाली बात कि एक्स का प्रोडक्शन अगर 0 है तो वाई का प्रोडक्शन मैक्सिमम है 15 इकाई। वैसे ही यहां पर कुछ ना कुछ होगा, एक्स का प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि 5 इकाई, और वाई का प्रोडक्शन हो सकता है 0 होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसा। अब यहां आपने देखा कि हमने एक्स का 1 इकाई लिया है और y का यहां पर हमने कर दिया था 15 से कितना, 14। कितना किया था अमाउंट, 14। ठीक है जी, इसको थोड़े समय के लिए हटाते हैं हम, रुको। यहां पर पॉइंट का नाम दिए ए। अब इस पर पहले कितना अमाउंट हो रहा था, प्रोडक्शन 15, और बाद में अब कितना हो रहा है, 14। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अब मान लीजिए कि हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेना चाहते हैं गुड एक्स का, यानी यहां पर बढ़ाया हमने एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, तो वाई वस्तु की मात्रा देखोगे पहले की अपेक्षा अब कम हो गया है। मतलब यहां पर अब 14 इकाई जो प्रोडक्शन हो रहा था वो अब मात्र 12 इकाई प्रोडक्शन होने लगा, ऐसा मान लीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि 14 से आ गए 12 पर, यानी कि 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किए। सेक्रीफाइस किए इसलिए नेगेटिव में दिखा सकते हैं आप, माइनस में लिख दो 2, यानी 2 यूनिट्स को कम किया गया है। ठीक है जी। अब यहां पर एक्स का मात्रा एक एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, तो डिफिनेशन क्या निकला कि अगर हम यहां पर थे पॉइंट बी पर, अब चले गए पॉइंट सी पर, तो इसका यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस में हमें पता करना है कि x में जो है कितने का चेंज आया और y में कितने का चेंज आया। तो यहां पर फॉर्मूला जरूर सेटिस्फाई कर लेना कि x वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन बढ़ाने पर y वस्तु की जितनी इकाई का त्याग करना पड़ता है, त्याग की वो मात्रा हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। मतलब इसका फॉर्मूला बन गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
यहाँ पर आप माइनस में रख देना, माइनस जो है इंडिकेट करता है सेक्रीफाइस को, त्याग को। तो अगर यहां पर मैं लिखूं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बनेगा, तो x में चेंज आया था 1 का और y में चेंज आया था 2 का। अब यहां पर समझने के लिए नेगेटिव भी लिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तब भी कोई बात नहीं। तो यहां पर लिखो इस प्रकार से, पॉजिटिव में ही हमेशा लिखना चाहिए कि 2 इकाई y का त्याग किया गया है और x का एक्स्ट्रा प्राप्त किया गया है। यही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ऐसे ही अगर बार बार x की एक्स्ट्रा अमाउंट लेने पर y का त्याग जैसे 2 इकाई किया गया, हो सकता है अब x का एक्स्ट्रा मात्रा लेने पर y का 4 इकाई 6 इकाई कुछ ऐसा त्याग करना पड़े। तो अगर त्याग की दरें पहले जो 2 इकाई त्याग किया था, हो सकता है अगली बार 3 इकाई त्याग करें या फिर 4 इकाई त्याग करें। तो जब जब त्याग की दरें ऊपर से यहां पर घटता रहेगा तो समझ लेना कि आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या हो रहा है। जैसे यहां पर देख लो, इस चीज को समझने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि x की मात्रा यहां पर 2 से कर दिया आपने 3। तो जैसे ही आपने x का मात्रा 1 एक्स्ट्रा लिया, तो y की मात्रा हो सकता है इस बार आपने थोड़ा ज्यादा अमाउंट सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे यहां पर 2 इकाई कम किए थे, हो सकता है अगली बार आप 3 इकाई कम कर दें। तो 12 में से 3 कम कर दीजिए तो कितने पे चले जाएंगे, 9 पर। इस चीज को ये बता रहा है कि अगर जैसे जैसे हम x की मात्रा बढ़ा रहे एक एक्स्ट्रा, तो y की मात्रा पहले 2 इकाई त्याग हुआ, फिर अगली बार 3 इकाई का त्याग हुआ। इस त्याग की दर को हम तो एमओसी बोलते हैं, और ये एमओसी देखना 2 3 ऐसे होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे त्याग की दरें बढ़ने की वजह से, यानी कि एमओसी बढ़ने की वजह से जो हमारा पीपीसी है वो कैसा बनता है, अवतल बनता है, कनकेव बनता है। अगर हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटते हुए चला जाए तो पीपीसी कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। अगर हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट रह जाए तो वैसे सिचुएशन में पीपीसी कैसा बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये थी पूरी समरी आपकी, एक साथ में कर दिया। अब आपको यहां पर टेबल दे दिया है, आप लोग जरूर इसका प्रैक्टिस करेंगे। इंक्रीजिंग मार्जिन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगा, जैसे कि अभी कैलकुलेट किया था वैसा ही निकलेगा इसमें भी। जैसे त्याग हो रहा है शुरुआत में 1 इकाई, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई। तो यहां पर एमओसी बढ़ रहा है, पीपीसी देखना बना करके कनकेव बनेगा। नेक्स्ट दूसरा देखिएगा, यहां पर ले दिया हमने डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, x की प्रत्येक बार एक एक्स्ट्रा मात्रा लेने पर देखो यहां पर y का पहले 5 इकाई त्याग किया गया, जबकि पिछली बार हम पहले 1 इकाई का त्याग कर रहे थे, और इस बार क्या कर दे रहे हैं, सीधा 5 इकाई त्याग कर दे रहे हैं। फिर अगली बार 4 इकाई का त्याग, यानी कि पहले त्याग हुआ था 5 इकाई का, फिर त्याग हुआ 4 इकाई का, फिर अगली बार 3 इकाई का त्याग, अगली बार 2 इकाई का त्याग, अगली बार 1 इकाई का त्याग। यानी कि त्याग की दरें पहले 5 हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे होते जा रहा है। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है, इसलिए इसका डायग्राम बनेगा कन्वेक्स। नेक्स्ट देखोगे, अगर हम यहां पर x की मात्रा एक एक्स्ट्रा लेने पर y की मात्रा बार बार देखो सेम अमाउंट से त्याग करना पड़ रहा है। 15 से आ गए 12 पर, यानी कि 3 इकाई का त्याग, 12 से 9 पर आए 3 इकाई का त्याग, 9 से 6 पर आए फिर से 3 इकाई का त्याग। यानी कि समान रूप से अगर त्याग होगा तो हमारा यहां पर जो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पीपीसी बन जाएगा। बना करके जरूर आप लोग चेक करना। और यहां पर एक आपको और भी होमवर्क दे रखा है, अगर क्वेश्चन पूछता भी है क्वेश्चन कभी पेपर के अंदर, तो ऐसे पूछ सकता है कि दिए गए आंकड़ों से वक्र बनाइए। तो फिर से वही तरीका, तो क्वेश्चन पूछने का अंदाज भी आपको मैंने दिखा दिया है। इसका जवाब आप लोग जरूर देना जब आपसे क्वेश्चन हल हो जाए। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलते फिर से अगले सेशन में। इसी तरह के जो डायग्रामेटिक टॉपिक्स हैं आप लोग सजेस्ट करिए, उसके ऊपर हम लोग जो है मेहनत करेंगे। मिल करके इस बार जो है रिजल्ट हमें लेकर के आने हैं, बिहार बोर्ड के अंदर भौकाल मचाने हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।